हेलो देयर। तो यार आज हम लोग अपने कंटिन्यू करते हैं एडानॉस की सीरीज़ को। दिस इज़ पार्ट 4। तो यार अब तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया? अब तक हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया कि यार एडानॉस होती क्या है, इनको स्पेसिफिकली स्टडी क्यों करते हैं। फिर हम लोगों ने ये को कैसे मतलब इसको फिर हम लोगों ने गए वेरिएबल्स के पास, फिर हम लोग गए फोर्सेस को। आज हम लोग बात करेंगे डेटा मशीन की। तो सबसे पहले यार डेटा मशीन हमें चाहिए क्यों? तो यार डेटा म आप सबसे पहले सोचिए कि यार एक एयरप्लेन है, वो जो है हवा में मूव कर रहा है, वो कितना बड़ा है? उसके विंग्स कितने बड़े हैं? अब हम इतने बड़े विंग्स को डायरेक्टली बना के टेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक तो पैसा बहुत लगेगा, टाइम बहुत लगेगा और रिस्क बहुत इन्वॉल्व्ड है। तो हम क्या करते हैं ना, हम बेसिकली विंग्स को छोटा करते हैं। मतलब हम जैसा विंग बनाना चाहते हैं ना, हम तो उसको बहुत छोटे बहुत छोटे उसमें बनाते हैं। फिर उसको हम टेस्ट करते हैं। एक विंड टनल नाम का ना एक इक्विपमेंट होता है, हम उसको उसमें लगाते हैं, उससे हम लोग टेस्ट करते हैं। तो अब देखो हम बहुत छोटे हिस्से पे टेस्ट कर रहे हैं, पर बाद में हम इसको बड़ा करेंगे, तो कुछ चेंजेस ना हो जाए, तो हमें ना मतलब कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ता है, जिससे हम लोग क्या करें कि अगर हम किसी चीज़ को ना छोटा करें या बड़ा करें, तो उसका सेंस चेंज ना हो। हम यानी कि कुछ कुल मिला के हम किसी भी चीज़ को स्केल अप या स्केल डाउन कर पाएँ, बिना उसका सेंस चेंज करे। उस चीज़ में हमें डी-डायमेंशनिंग मदद करता है। तो डी-डायमेंशनिंग देखो, ये तो कुछ समझने में डी-डायमेंशनिंग चाहिए क्यों? पहले मैं आपको डी-डायमेंशनिंग क्लियर करा दूँ, डी-डायमेंशनिंग है क्या और हम इसे करते कैसे हैं? तो देखो, सबसे पहले हम लोग एक एग्ज़ाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर आप 5 किलोमीटर का डिस्टेंस देख पा रहे होंगे। तो अब मान लीजिए कि एक इंसान को मैं बोलूँ कि तुझे 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो ये बोलेगा ठीक है, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं होगा, बहुत छोटा भी नहीं होगा, मुझे ठीक-ठाक डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अगर मैं एक व्हेल को बोलूँ कि तेरे को 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो व्हेल बोलेगी बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि व्हेल बहुत बड़ी होती है, व्हेल की स्पीड भी ज़्यादा है, व्हेल आराम से ट्रैवल कर लेगी। अब मैं चींटी को तेरे को 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है, चींटी बोलेगी मैं तो मर जाऊँगी, ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ये तो पॉसिबल नहीं है इतना ट्रैवल कर पाना। तो हमें यहाँ पर समझा कि हर एक स्पीशी के लिए अलग-अलग डिस्टेंस अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो कोई मतलब हम ऐसा एक नंबर जनरेट कर दिए तो अच्छा ही रहेगा। हम ऐसा एक नंबर बना दें जिससे मैं सीधा बोलूँ चींटी का ये नंबर है, इससे आप तुरंत समझ जाओ, अच्छा मतलब कुल मिला के मुश्किल है इसके लिए ट्रैवल करना। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें दिमाग में आया कि हम ऐसा करते हैं ना, हम एक रेशियो जनरेट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम जो भी डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है उसको बॉडी लेंथ से जिस भी हम स्पीशी को चेक करना चाह रहे हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। हमें एक नंबर मिलेगा और वो नंबर जितना बड़ा होगा, उतना ही मुश्किल होगा उस स्पीशी के लिए उसको ट्रैवल कर पाना। वेल ठीक है, पर क्या ये हमेशा चलेगा? जवाब है नहीं। जैसे कि अब हम अगले एग्ज़ाम्पल में आएँगे। यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए, हम मान लीजिए हमने लिया एक टू व्हीलर, एक मोटरसाइकिल, एक साइकिल या फिर एक बाइक या कुछ भी हम ले सकते हैं, एक स्कूटर, और हमने यहाँ पर ले लिया एक कार को और हम ले लिया एक एयरप्लेन को। अब ये पॉसिबल है कि एक बाइक एक गाड़ी के साइज़ के आस-पास रहे और एक प्लेन एक गाड़ी के साइज़ का हो। ये चीज़ होना पॉसिबल है। हम लोग ऐसे ही मॉडल्स उठाएँगे। अब क्योंकि हमारे इन सब की बॉडी लेंथ सेम हो गए, तो अब हम अगर इसे किसी डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे ना, तो हमें एक सेम नंबर मिलेगा। हम कुछ उससे बता नहीं पाएँगे। तो ये तो मुश्किल हो गई, क्योंकि बॉडी लेंथ एक अच्छा तरीका नहीं है, फिर तो मतलब चेंज हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को दिमाग में आया कि यार हम लोग अब तक कर क्या रहे थे? हम लोग टी डायमेंशन कर रहे थे ना, यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे, देखो आपका डिस्टेंस ट्रैवल भी मीटर में है और आपकी बॉडी लेंथ भी मीटर में होगी। तो ये दोनों आपस में कट के जो है मतलब एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी जनरेट कर दे रहे थे। तो हम क्या लेंथ और किसी तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं बॉडी लेंथ ही एक तरीका है क्या? नहीं। हम लोग चाहे तो वेलोसिटी इनटू टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसी का यूज़ करते हैं और इससे हमें एक नंबर मिलता है जो कि बहुत बेटर है, किसी भी चीज़ की कि कोई मतलब डिस्टेंस कोई चीज़ कितनी देर में कवर अप करेगी, उस चीज़ को बताने के लिए। ऑलराइट, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो अब देखते हैं कि हम इस चीज़ को, इसे बोलते हैं डी-डायमेंशनिंग। अब हम इस चीज़ को एरोडायनामिक्स में यूज़ कैसे कर सकते हैं? देखो, एरोडायनामिक्स देखिए, हमने वहाँ पर ना एक बेटर स्केलिंग यूज़ की, वो थी हमारी वेलोसिटी इन टाइम। इससे पहले हम लोगों ने बॉडी लेंथ यूज़ किया था, वो एक फेलियर निकला। तो अब हम यहाँ पर भी हमें एक रेलेवेंट स्केलिंग चाहिए होगी। तो हम देखो, रेलेवेंट स्केलिंग में आगे बताता हूँ कि हम लिफ्ट्स के लिए या इनके लिए क्या रेलेवेंट स्केलिंग को चूज़ करते हैं। बट लिफ्ट के लिए हम लोग बनाते हैं कोएफ़िशिएंट्स एंड विस्कोसिटी के लिए हम लोग बनाते हैं रेनॉल्ड नंबर। तो देखो, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट। देखिए यहाँ पर देखो, अब हम एक फ़ोर्स यूज़ कर रहे हैं और हमें डी डायमेंशन का हमें समझ है कि हम डायमेंशनलेस बनानी है चीज़, ताकि वो किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट ना हो। तो अब हमें समझ आ गया कि हमें कोई रिलेवेंट रेफरेंस फ़ोर्स चाहिए, जो चेंज ना होती हो, या अगर चेंज होती हो तो किसी गिवन सिचुएशन में एटलीस्ट ना चेंज होती हो। ऑलराइट। चेंज तो ऑब्वियसली हो गया कि हमें वेलोसिटी टाइम है वो चेंज होता है, पर किसी एक पर्टिकुलर मॉडल, किसी एक पर्टिकुलर बाइक, किसी एक पर्टिकुलर गाड़ी के लिए वो चेंज नहीं होगा। ऑलराइट। तो हम यहाँ पर आते हैं और हमारे हमें नज़र आती है इनर्शियल फ़ोर्स। अब देखो, आपने इनर्शिया आपको पता है क्या? इनर्शिया आपने उस टाइम सबसे पहले कहाँ पढ़ा था? न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया का मतलब है कि यार मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है?
उसका मतलब है कि कोई भी बॉडी है वो अपने मोशन को रिटेन रखना चाहती है, उसको चेंज नहीं करना चाहती, उसको रेज़िस्ट करती है, उसके चेंज को रेज़िस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो वो चाहती है कि मैं मूव करती रहूँ। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, वो चाहती है कि मैं रुकी रहूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी अगर रुकी हुई है, मैं चाहता हूँ कि वो मूव करे, तो मुझे उसे फ़ोर्स एक्सर्ट करनी होगी ताकि वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दे। तो जो रेज़िस्टेंस है, हमें इसे ओवरकम करना पड़ रहा है अपनी फ़ोर्स से। तो इससे हमें समझ आता है कि इनर्शिया का मतलब है कि अपने मोशन को बेसिकली कंटिन्यू रखना। अब इसको हम बात करते हैं एयरोडायनामिक्स के अंदर। मान लीजिए आपको कोई जहाज़ है, कोई एयरप्लेन है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मुझसे कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हैं, तो मैंने उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करी, उसको एक्सेलरेट करा फोर्स डाला। तो अब हुआ क्या कि अब ये आगे बढ़ेगा कैसे? ऑब्वियसली आगे मौजूद एयर को काट के, जब वो एयर कटेगी, दूर होगी, एयर पार्टिकल्स दूर होंगे, तो उसको रेज़िस्ट करेगा ना। अब एयर पार्टिकल चाहते थे कि नहीं यार, हम तो मूव नहीं करना चाहते, तो वो कोई एक एक्सर्ट करेगा, एक फ़ोर्स एक्सर्ट करेगा उसके ऊपर। उस फ़ोर्स को ओवरकम हम करेंगे। तो जो फ़ोर्स एयर एक्सर्ट करी, आपका फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है, आपका फ्लो एक्सर्ट कर रहा है, व्हाइल चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मूविंग फ्लूइड। तो उस फ़ोर्स को हम बोलते हैं इनर्शियल फ़ोर्स। और ये चीज़ एक गिवन बेसिकली एक सरफेस एरिया, एक एक गिवन ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब जिसके पैरामीटर फिक्स हैं, उसके लिए हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो इससे हम लोगों ने एक रिलेवेंट स्केलिंग ढूँढ ली। वैसे कैलकुलेट कैसे किया जाए? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फ़ॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारा वर्क डन होता है। वर्क डन क्या होता है? फ़ोर्स टाइम्स डिस्टेंस। तो हम लोगों ने यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का एक फ़ॉर्मूला निकाला और यहाँ से हम लोगों ने फ़ोर्स के लिए एक फ़ॉर्मूला निकाला। अब ये काइनेटिक एनर्जी को जैसे हम अब थोड़ा-सा इसको खोलेंगे, इसको थोड़ा-सा सब्स्टिट्यूट करेंगे ना अलग-अलग चीज़ों के साथ, तो हम लोग फाइनली निकालेंगे कि ये हमारा जो फ़ोर्स होगी ना, उसमें एक डेंसिटी की टर्म आएगी, एक रेफ़रेंस एरिया आएगा और एक आएगा हमारा रेफ़रेंस बेसिकली वेलोसिटी। तो बेसिकली ये है क्या? अगर हम इनर्शियल फ़ोर्स की वजह से बात करें ना, इनर्शियल फ़ोर्स होता है आपका रेज़िस्टिव प्रेशर टाइम्स एरिया, यानी कि प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है कितने एरिया के ऊपर, हम उसको बोलते हैं हमारा इनर्शियल फ़ोर्स। और ये देखिए ये हमेशा अलग होगा, रेफ़रेंस एरिया बेसिकली एक एयरफ़ॉइल शेप के लिए अलग होगा, एक सिलेंडर के लिए अलग होगा, एक स्फीयर के लिए अलग होगा, एक ट्रायंगल के लिए अलग होगा, हर चीज़ के लिए बिल्कुल अलग होगा। यहाँ से हमें इनर्शियल फ़ोर्स मिल गई और फिर जो भी हमारी लिफ्ट जनरेट हो रही है जिस पर्टिकुलर स्पीड को सेट करने के बाद, उस लिफ्ट से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक कोएफ़िशिएंट मिल जाएगा और वो कोएफ़िशिएंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा उस पर्टिकुलर गिवन एयरफ़ॉइल शेप के लिए या किसी भी शेप के लिए जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही हम ड्रैग के लिए करते हैं। इनर्शियल फ़ोर्सेस तो सेम ही रहती हैं, पर हमारी ड्रैग फ़ोर्स चेंज हो जाती है, तो हमारा कोएफ़िशिएंट भी चेंज हो जाता है। और फिर हम आ जाते हैं मोमेंट के ऊपर, मोमेंट कोएफ़िशिएंट। अब देखो मोमेंट होता क्या है? मोमेंट क्या है? फ़ोर्स टाइम्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो फिक्स रहेगा वो है हमारा कोड, हमें पता है कोड हमारी चेंज नहीं होने वाली है। और इनर्शियल फ़ोर्स हमारे पास ऑलरेडी एक्ज़िस्ट करती है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मोमेंट उस टाइम जनरेट हुआ है, जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है अब तक, हम उस मोमेंट को इनर्शियल फ़ोर्स टाइम कोड से डिवाइड कर देंगे और उससे हमें कोएफ़िशिएंट मिल जाएगा, मोमेंट कोएफ़िशिएंट मिल जाएगा। तो देखो ये जो कोएफ़िशिएंट्स वगैरह थे ना एयरोडायनामिक्स के, ये राइट ब्रदर्स के टाइम तक आ चुके थे। राइट ब्रदर्स ने क्योंकि बहुत सारे टेस्ट वगैरह किए थे उस टाइम पर भी, तो उस टाइम तक ये चीज़ें जो है आ चुकी थी राइट ब्रदर्स के द्वारा। पर फ्लूइड मैकेनिक्स में ये जो है हमें यूलर ने दी है। अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी वेरिएबल। देखो सिमिलैरिटी वेरिएबल बेसिकली आप कह सकते हो ना गवर्निंग वेरिएबल्स हैं। ये गवर्न करते हैं, क्या गवर्न करते हैं? ठीक है, देखो अब तक हमने क्या किया, हमने डी-डायमेंशन करना सीखा चीज़ों को। हम एक छोटा फ्लैप बनाएँगे, हम उसको टेस्ट करेंगे, हम चीज़ें लिखेंगे, हम कोएफ़िशिएंट्स ड्राइव करेंगे। फिर जब एक उसी के सेम बिल्कुल सेम पैरामीटर का एक बड़ा फ्लैप बनाएँगे और हम उसको जब करेंगे, उड़ाएँगे ना हवा में, तो हम प्रेडिक्ट कर पाएँगे कि यार कुछ-कुछ ऐसा बिहेव करेगा, कोएफ़िशिएंट के हिसाब से कुछ-कुछ ऐसा बिहेव करेगा। पर कब तक? क्या हमेशा ऐसा होगा? जवाब है नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। बेसिकली हमारे पास ना ऐसे 2 गवर्निंग नंबर आते हैं। और वो बताते हैं, वो बेसिकली ये फ्लूइड के नंबर होते हैं। वो क्या बताते हैं ना हमें कि किस सिचुएशन पे आपका कितना कोएफ़िशिएंट काम करेगा, कितना आप अपने कोएफ़िशिएंट से रिलेट कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको कौन-से गवर्निंग नंबर्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद में हम देखेंगे कि गवर्निंग नंबर क्या-क्या चीज़ें गवर्न कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे रेनॉल्ड्स नंबर की। रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली हमारा रेशियो होता है, किसका? इनर्शियल फ़ोर्स का और विस्कस फ़ोर्स का। इनर्शियल फ़ोर्स क्या होता है? हमारा फॉरवर्ड फ्लूइड मूवमेंट, और हमारा विस्कस फ़ोर्स क्या होता है? हमारा फ्लो के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो फ़ोर्स लग रही है हमारे ऊपर, वो हमारी विस्कस फ़ोर्स एक फ्लूइड के द्वारा जो लग रही है। ऑलराइट, और फ्लूइड मतलब आपको जैसे कि याद होगा, ये अलग-अलग लेयर्स होती हैं और जैसे हम लोग ऐसे मूव करते हैं ना, मजबूर करते हैं एक पार्टिकल को नीचे मूव करने के लिए, उससे ना एक विस्कस फ़ोर्स जनरेट होती है। आप इससे आप रिलेट कर पाएँगे अगर कोई भूल गया थोड़ा बहुत विस्कस फ़ोर्स होती क्या है? तो
ये हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है और ये हमें ये बताता है कि किस टाइप का हमारा फ्लो रहेगा। और ये डिपेंड करता है लाइक आप देख सकते हैं ये आपके डेंसिटी और जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तो हमारा फ्लूइड से ड्राइव होगा। पर एलवी हमारा बेसिकली ड्राइव होता है हमारे कि पैरामीटर्स क्या है हमारे विंग के, उनसे। ऑलराइट, और अगला नंबर है हमारा एक मैक नंबर। मैक नंबर बेसिकली क्या होता है, हमारा फॉरवर्ड मूवमेंट डिवाइडेड बाय द कंप्रेशन ऑफ द फ्लूइड, कितना हमारे फॉरवर्ड मूवमेंट का बेसिकली फ्लूइड हमारा कंप्रेस हो जा रहा है, वो हमारा मैक नंबर। और बेसिकली रूट होता है, बेसिकली इस रेशियो का ना रूट होता है। तो ये है हमारा ओवरऑल फाइनल फॉर्मूला इसका। अब देखो मैक नंबर बेसिकली कंप्रेशन बताता है। अगर ज़्यादा मैक नंबर होगा तो आप इसका मतलब है आपकी एयर कंप्रेस कर चुकी है बहुत ज़्यादा, यानी कि दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। आपका जो बेसिकली फ्लैप है वो गर्म होने लग पड़ेगा। इसके अलावा आप लगातार शॉक होंगे, व्हाट इज़ बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट हो जाएगा, शॉक वेव्स क्रिएट हो जाएँगी, गर्म हो जाएगा। तो नुकसान होगा, आपका फ्लैप एक्सपैंड कर सकता है, पैरामीटर्स गलत हो सकते हैं, बहुत कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे दोनों आरई यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर और मैक नंबर मैच हो जाएँ। मैच हो जाए मतलब कि ये दोनों हम चाहेंगे कि कम ही रहें हमेशा। पर ऐसा हो नहीं सकता, दोनों एक साथ तो कम नहीं हो पाएँगे। कोई एक ज़्यादा हो, कोई एक कम हो, तो हमें एक बैलेंस पॉइंट ढूँढना पड़ेगा दोनों के बीच का। और यही हमें गवर्न कर देते हैं, क्योंकि एक बोलता है बेसिकली जो हमारा आरई है ना, हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, वो बताता है कि हमारा कोई भी जो फ्लैप होगा ना, उस पे जब उसके ऊपर हम बेसिकली कितना प्रेशर ड्राइव होगा और कितना फ्रिक्शन ड्राइव होगा। अगर हम आरई बैलेंस कर लें ना, तो हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ कितना फ्लो सेपरेट होगा, यानी कि हमारे छोटे फ्लैप में अगर स्पीड पे इतना फ्लो सेपरेट हुआ था, तो बड़े फ्लैप पे कितना फ्लो सेपरेट होगा। ये भी आरई गवर्न करता है। अगर आरई कम है, तो एक कम वेरिएशन आएँगे इनके बीच में, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वेरिएशन आने स्टार्ट हो जाएँगे। इसके अलावा कितना टर्बुलेंस क्रिएट होगा हमारे बेसिकली फ्लो के अंदर और कितना लेमिनार रहेगा वो, ये सारी चीज़ें आरई गवर्न करता है। ऑलराइट, वहीं पे अगर हम मैक नंबर की बात करें, तो यार मैक नंबर हमें बताता है कि हमारा देखिए हमारे विंड टनल के अंदर हमने छोटा फ्लैप रखा था, तो इस वेलोसिटी पे कितना हमारे कंप्रेशन हुआ था एयर के अंदर और बड़े फ्लैप में कितना कंप्रेशन होगा। साथ ही साथ कौन-सा फ्लो रेजीम फॉलो होगा, सुपरसोनिक, सबसोनिक या हाइपरसोनिक। ये चीज़ भी मैक नंबर बताता है कि हमारी कितनी कंप्रेशन होने वाली है एयर के अंदर। ऑलराइट। तो अब बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल नोट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले तो अभी हमने स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले डी-डायमेंशनिंग समझा कि डी-डायमेंशनिंग हम करते क्यों हैं और कैसे करी जा सकती है। फिर हम लोगों ने एयरोडायनामिक्स के अंदर कूदे। हमने यहाँ पर इनर्शियल फोर्स के बारे में जाना, जो कि हमारा रेफरेंस रहेगा डी-डायमेंशनिंग करते टाइम पर। फिर हम आए सिमिलैरिटी वेरिएबल, जो हमें गवर्न करते हैं कि हमारे कहाँ तक सिमिलैरिटी फॉलो होने वाली है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं एक तो प्रैक्टिकल नोट प्रैक्टिकली की तरफ। बहुत मुश्किल है कि आप जो है मैक नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर दोनों को एक साथ मैच कराओ एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट होने के नाते, ये बहुत मुश्किल काम है। पर आप क्या कर सकते हो, आप कोशिश करो कि जितना होता है आप उसको मैच करने की कोशिश करो और कोशिश करो कि अपना मतलब इनकम्प्रेसिबिलिटी फॉलो होती है ना, कि मैक नंबर 0.3 से नीचे रहे। यूजुअली एक जो हवाई जहाज़ हवा में उड़ता है तो रेनॉल्ड्स नंबर अक्सर 10 to the power 7 के आसपास चला जाता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरह के केस को ले जहाँ पर हमारी कॉर्ड लेंथ इतनी है और हमारी डेंसिटी बाय विस्कोसिटी का रेशियो कुछ कुछ इतना है, तो हम इतनी तक की वेलोसिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमारी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, एक अच्छी बेसिकली स्पीड जनरेट कर हो जाएगी हमारी। पर दिक्कत क्या है ना कि इन दिस सिचुएशन हमारी जो मैक नंबर है वो 0.6 चला जाएगा, जो कि इनकैपेसिबिलिटी तो बहुत दूर हो गया, इनकैपेसिबल तो बढ़ा ही नहीं हमारा फ्लूइड। तो कुल मिला के बहुत मुश्किल काम है कि आप इन दोनों को एक साथ मैच कराओ, और ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। एक सिंपल तरीका है कि आप थोड़ा बड़ी फैसिलिटी बनाओ, आप थोड़े बड़ी विंड टनल बनाओ, बड़े फॉल्स को एक साथ टेस्ट करो, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक होता है कि आप फ्लूइड चेंज कर दो, पर दिक्कत क्या है ना कि हमें मूव तो इसी फ्लूइड पे करना है ना। लाइक हम वाटर वगैरह को बहुत मुश्किल, वाटर वगैरह में आप रेनॉल्ड नंबर हाई नहीं रख पाओगे। अगर आप इनकैपेसिबिलिटी को एक बार को बना दोगे ना वहाँ पर, तो आप उसको इतना हाई रख नहीं पाओगे। एंड जो एक्चुअली होता है ना उसमें ना सोचते नहीं है, उसमें सिंपल जितना होता है हम रेनॉल्ड नंबर को हाई कर देते हैं और बाकी हम सिर्फ हम टेस्टिंग में देखते हैं कि क्या होगा, देखी जाएगी, मतलब एक ऐसा सिनेरियो चलता है। वेल, थैंक्स फॉर लिसनिंग।